हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हमारी जीवन कौशल विषय की ये क्लास नंबर 5th है और आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारे से टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है शिक्षक की भूमिकाएं, जो कि आपको अपने दैनिक जीवन में भी उतारने की इन भूमिकाओं को बहुत अधिक आवश्यकता रहेगी। आप भावी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं तो आपको अपने लिए भी ये भूमिकाएं समझनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ। तो दोस्तों, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आज ही की क्लास में इसको कंप्लीट फिनिश कर देंगे। आपके 2 से 3 टॉपिक ही अभी बाकी रह जाते हैं और जैसे कि मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि लगभग 10 क्लासेस में हम पूरा जीवन कौशल भी फिनिश कर देंगे विद प्रैक्टिस। लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी इन्हीं में शामिल आपकी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपने आज के टॉपिक को, शिक्षक की भूमिकाएं जिसको हम कहते हैं। और ये सभी हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर प्रोवाइड की जाती है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानेंगे दोस्तों एक शिक्षक की भूमिकाएं क्या क्या होती है। ये जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि शिक्षक से हम क्या समझते हैं। जो शिक्षक ये टर्म है, ये शब्द है, इससे हम लोग क्या समझते हैं ये सबसे पहले जानेंगे। तो शिक्षक शब्द से आशय क्या होता है? शिक्षक से आशय है बालक बालिकाओं के मन में सीखने की इच्छा जागृत करने वाला, उसे ही हम शिक्षक कहते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर वो बच्चों के या बालक बालिकाओं के मन में सीखने की इच्छा जागृत कर रहा है तो वही क्या कहलाएगा? शिक्षक कहलाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आज के समय में शिक्षक को केवल एक ज्ञान प्रसारक के रूप में नहीं देखा जाता। आज के समय में क्या हो रहा है, शिक्षक से बहुत ज्यादा आकांक्षाएं रखी जा रही है और इसके तहत ही शिक्षक की जो भूमिकाएं हैं वो भी बढ़ती जा रही है। कई सारे रोल्स जो है वो एक टीचर को निभाने पड़ते हैं एक छात्र के जीवन में। तो वो कौन कौन से रोल्स हैं उनको हम आगे देखेंगे, पहले शिक्षक को ही हम अच्छे से समझेंगे। इसके साथ दोस्तों, शिक्षक बालक बालिकाओं के भाग्य का निर्माता भी होता है। ठीक है, निर्माता कहलाता है। किसके? बालक बालिकाओं के भाग्य का निर्माता होता है। इस कारण शिक्षक को हम राष्ट्र निर्माता भी कहते हैं। ठीक है, राष्ट्र का निर्माता इसीलिए कहते हैं एक शिक्षक को, क्योंकि वो बच्चों के या बालक बालिकाओं के भाग्य का निर्माण करता है, उन्हें एक सही राह दिखाता है, उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना सिखाता है। ठीक है, जीवन कौशल उनको सिखाता है। इसीलिए एक शिक्षक को राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे अब अगर शिक्षक शब्द, जो ये शब्द है शिक्षक, इस शब्द से क्या आशय है, इस शब्द से हम क्या समझते हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों, शिक्षक को हम इस तरीके से इसका विच्छेद कर लेंगे और देखेंगे कि इसका क्या अर्थ निकलना है। तो सी से डिनोट करेगा शिखर तक पहुंचाने वाला। शिक्षक कौन है? जो शिखर तक पहुंचाए या बच्चों के अपने एम तक उनको पहुंचाने में मदद करे, वही क्या क्या है? शिक्षक है या शिक्षक की एक विशेषता है। अक्षय से यहाँ पर क्या बनेगा? क्षमा करने वाला। ठीक है, शिक्षक की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि वो बालकों की गलतियों को क्या कर देता है? क्षमा कर देता है। इसके अलावा का से डिनोट करेगा कमजोरियों को दूर करने वाला। उसके छात्रों की, बालक बालिकाओं की जो भी कमजोरियां होती है उस कमजोरी को बिना दूसरों को शेयर करे क्या करता है? उनको सुधारता है, उनको सही करता है। ठीक है, या उन कमजोरियों को उसकी मजबूती में बदलता है। तो ये सब क्या है? शिक्षक शब्द से हमने ये आशय समझा या शिक्षक की विशेषताएं भी इसी से निकल के आ जाती है कि शिखर तक पहुंचाने वाला, क्षमा करने वाला। सबसे बड़ा गुण है शिक्षक का क्षमा करना, कमजोरियों को दूर करना। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा जानेंगे दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर परिभाषाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछ ली जा सकती है। तो देखेंगे सबसे पहले फ्रोबेल महोदय के अनुसार किसकी? शिक्षक की परिभाषा क्या होगी?
शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली होता है। बालोद्यान मतलब बालकों के बगीचे का, ठीक है, उद्यान मतलब बगीचा होता है, और बालकों के बगीचे का शिक्षक क्या होता है, एक कुशल माली होता है। यानी उसे पता होता है कि जैसे एक माली को बगीचे में पता होता है कि कब कौन से पौधे में पानी देना है, कब उसको खाद की जरूरत है, ठीक है, कब उसकी पानी देने की जरूरत है, कब उसकी नुलाई की जरूरत है, कब और बीज डालना है, ठीक है। यानी ये सारी चीजें किसको पता होती है, एक माली को पता होती है। उसी तरीके से बालकों के उद्यान में यानी स्कूल में या बालकों के जीवन में सबसे अच्छे माली का रोल या कुशल माली शिक्षक को कहा जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे बच्चे की क्या क्या कमजोरियां हैं, उनसे कैसे उबारना है, और इसके अलावा बच्चों को कब क्या चीजें सिखानी है एक शिक्षक बहुत अच्छे से जानता है। इसीलिए यहाँ पर फ्रोबेल ने एक शिक्षक की तुलना किससे की है, माली से की है, ठीक है। या बालोद्यान का कुशल माली शिक्षक को फ्रोबेल महोदय ने बताया। इसके बाद दोस्तों चाणक्य जी के द्वारा शिक्षक के बारे में क्या कहा गया, इन्होंने कहा कि एक शिक्षक की गोद में ही प्रलय व निर्माण दोनों एक साथ पलते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि एक शिक्षक बालक को जैसा चाहे वैसा बना सकता है, यानी बालक को चाहे तो वो उस रूप में निर्मित करे बालक के स्वभाव को, गुणों को, कि वो बहुत ही कैसा बहुत ही विनाशकारी बने वो बच्चा। प्रलय से मतलब यही है कि बहुत ही नेगेटिव विचारों वाला हो और अनुशासनहीन, या आप कह सकते हैं जो किसी की बात ना मानता हो, है ना, सारे गलत कार्य करता हो। और इसके अलावा एक शिक्षक बच्चे को निर्माण भी बना सकता है या फिर उसको निर्माणकारी भी बना सकता है कि जो अच्छे कार्य करे, है ना, और दूसरों के लिए भी अच्छा कार्य करे, अपने लिए भी सम्मान करे। ये सारी चीजें एक शिक्षक के हाथ में होता है कि उसको किस तरीके का उसे बनाना है, यानी राक्षस बनाना है, या आप कह लीजिए कि उसको एक अच्छा इंसान बनाना है। तो ये भी एक शिक्षक के हाथ में होता है, ठीक है। बिल्कुल, आगे चले दोस्तों, आगे हम लोग अगली परिभाषा को देखेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक बालक के जीवन में सबसे पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है, क्योंकि वहीं से वो सारी चीजें सीखने की शुरुआत करता है, उसके बाद ही वो विद्यालय में जाता है, ठीक है। तो पहली शिक्षिका या पहला शिक्षक माँ होती है एक बच्चे के लिए। आगे जानेंगे दोस्तों, फ्रोबेल महोदय ने एक और परिभाषा दी है। देखिए यहाँ पर वही बात कही गई है कि माताएं अनौपचारिक शिक्षा की कुशल अध्यापिकाएं होती है। कैसी शिक्षा की, अनौपचारिक, क्योंकि माता हर समय कुछ ना कुछ अपने बच्चे को सिखाती रहती है। माताओं को जरूरत नहीं होती किसी एक पर्टिकुलर स्थान की, किसी एक विद्यालय की, कि वहीं बैठकर वो अपने बच्चे को सिखाएगी। वो दैनिक जीवन में हर एक्टिविटी में उसे कुछ ना कुछ सिखाती रहती है अनौपचारिक रूप से। इसीलिए कहा गया है फ्रोबेल महोदय के द्वारा कि माताएं अनौपचारिक शिक्षा की क्या होती है, कुशल अध्यापिकाएं होती है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को बहुत अच्छे से। अब हम देखेंगे रोल्स ऑफ टीचर, शिक्षक की क्या क्या भूमिकाएं हैं, किस किस रूप में कार्य करता है शिक्षक। तो ये 5 तरीके से आप लोग देख पाएंगे, ये 5 भूमिका देख पाएंगे आप शिक्षक की, जिनमें पहली है सुविधादाता या सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक कैसे कार्य करता है। दूसरी है मार्गदर्शक या निर्देशक के रूप में कैसे कार्य करता है एक शिक्षक। तीसरी है दोस्तों परामर्शदाता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका। नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका। और 5वीं होती है दोस्तों अनुश्रवणकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका। अब इन्हें एक एक करके हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, कि फैसिलिटेटर के रूप में कैसे कार्य करता है शिक्षक। और दोस्तों इसके साथ ही आप एक परिभाषा और ध्यान रखेंगे, परिभाषा नहीं, थोड़ी जनरल सी बात है, लेकिन कोठारी आयोग के द्वारा कही गई है। तो कोठारी आयोग की यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात और यहाँ पर कर लेती हूँ, ताकि कुछ रह ना जाए आपका और आपको कहीं अन्य कोई भी अलग जगह से किताब से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, सब कुछ कवर हो जाए। तो ये चीज़ भी हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे कि कोठारी आयोग ने कहा है कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित होता है। ठीक है, मैं पूरी ना लिख करके थोड़ी सी परिभाषा लिख देती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा आपको क्या रहे, ये पॉइंट याद रहे, तो आप लगा पाए अगर आपके पेपर में पूछा जाता है। क्या कहा गया है कि देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ठीक है, उसकी कक्षाओं
में निर्मित हो रहा है। आप भी अपने नोट्स में इसको नोट कर लेना, ठीक है। आप नोट्स तो बना रहे होंगे, एक बार कमेंट करके मुझे ये भी बताना। और दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करना भी आपको नहीं भूलना है। मैं आपको लाइक करने के लिए नहीं बोलती तो आप लोग करते भी नहीं हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो कोठारी आयोग ने क्या कहा, देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। और दोस्तों शिक्षक का जो पेशा होता है या शिक्षक का जो ये कार्य होता है, एक शिक्षक होना अपने आप में एक बहुत ही परिश्रम भरा कार्य है, या एक बलिदान के रूप में आप इसको जान सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि शिक्षक की जो कथनी होती है और करनी होती है उसमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक जो कहता है उसको वो हर हाल में पूरा करना चाहिए, तभी वो एक अच्छा शिक्षक कहलाएगा, ठीक है। तो शिक्षक को उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं रखना है, क्योंकि बच्चे अपने शिक्षक को अपना रोल मॉडल मानते हैं, उसकी कही गई बातों का अनुसरण करते हैं, तो उसको अपने आप भी ये सारे नियमों का पालन करना होता है, अनुशासन में, आत्म अनुशासन में रहना होता है एक शिक्षक को भी। तो आसान काम नहीं है एक शिक्षक होना, ठीक है। इतना आप लोग समझे। अब हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर शिक्षक की भूमिकाएं कौन कौन सी है। हमने देखा शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में, शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में, शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, शिक्षक एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में और मार्गदर्शक के रूप में, ठीक है। चलो अब एक एक करके इनको बहुत अच्छे से समझेंगे कि अगर हम बात करें सबसे पहले कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कैसे कार्य करता है, या कौन कौन सी सुविधाएं वो बच्चे को प्रदान करता है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है दोस्तों। एनसीएफ 2005 में, एनसीएफ 2005 में शिक्षक को क्या माना गया है, एक सुविधा प्रदाता माना गया है। क्या माना गया है दोस्तों, सुविधा प्रदाता या फैसिलिटेटर माना गया है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में भी प्रश्न आ जाता है, क्या माना गया है, फैसिलिटेटर के रूप में जाना गया है एक शिक्षक को। क्या क्या सुविधाएं वो देता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है दोस्तों, बालक बालिकाओं की जिज्ञासाओं को शांत करना, ये सुविधा देता है शिक्षक। क्या सुविधा देता है कि भाई बच्चे के अंदर जितनी भी जिज्ञासाएं होती है, वो नई नई चीजें जानना चाहता है या विषय वस्तु के संदर्भ में कुछ जानना चाहता है, तो पहली तो यही है कि बच्चे के स्वभाव में जो जिज्ञासुपन है उसको एक तो प्रमोट भी करे, यानी उसको बच्चे की जिज्ञासाओं को बढ़ाए और फिर उनको शांत भी करे एक सही और सटीक उत्तर के साथ, ठीक है। एक अच्छा शिक्षक वही है जो बच्चों को प्रश्न पूछने दे और प्रश्न पूछने पर उनकी जिज्ञासाओं को फिर भी वो शांत भी करे, ठीक। दूसरा है दोस्तों मार्गदर्शन की सुविधा। बच्चों का क्या करना है, मार्गदर्शन करना है उनका, बच्चों को सही और सटीक क्या करना है। शिक्षक हमेशा अपने छात्रों को प्रजातांत्रिक तरीके से किसी समस्या में पड़ने पर सलाह लेने की सुविधा देनी चाहिए। वही क्या करेगा, यहाँ पर उसका मार्गदर्शन करेगा शिक्षक। जहां भी बच्चा फंसता है, किसी प्रॉब्लम में पड़ता है, तो सही सही उसका मार्गदर्शन एक अध्यापक को करना होता है। तीसरा आ जाता है दोस्तों बालकों की त्रुटियों में सुधार। भैया सब लोग त्रुटि करके ही सीखते हैं, कोई ना कोई गलती करके ही सीखते हैं। तो बच्चे अगर त्रुटि करते हैं तो उनको वहां पर डांटना फटकारना नहीं है, बल्कि उनकी त्रुटियों को क्या करना है, दूर करना है, सुधार करना है उसमें, ठीक है। अगर उनको कोई भ्रम हो जाता है किसी भी चीज को लेके, तो उसको सही ढंग से सुधार करना उसमें एक शिक्षक का कार्य है। ये एक सुविधा प्रदाता के रूप में ऐसे भी कार्य करता है एक शिक्षक। आगे बात करें कक्षा कक्ष में अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करने वाला। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि शिक्षक कैसी सुविधा प्रदान करता है बच्चों को, कि कक्षा कक्ष में अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करके सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। आगे बात करें दोस्तों बालक बालिकाओं के प्रति जागरूक रहने वाला। उसकी कक्षा में बालक कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, किसको कितना आ रहा है, हर एक बच्चे के बारे में पूरी जागरूकता एक शिक्षक को होनी चाहिए, ठीक है। सारी जानकारी अपने बच्चों के बारे में एक शिक्षक के पास रहनी चाहिए। आगे बात करेंगे दोस्तों बालक बालिकाओं को प्रेम व सहानुभूति प्रदान करना, ठीक है। बालक बालिकाओं के प्रति उसके मन में प्रेम होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। तो ऐसे भी एक सुविधा प्रदाता के रूप में
एक अध्यापक कार्य करेगा, नई नई विषय वस्तु के साथ नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करके भी एक सुविधादाता के रूप में कार्य कर सकता है। पूर्व ज्ञान से जोड़कर नवीन ज्ञान को सिखाने में भी शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा बालकों को अपने विचार प्रकट करने की सुविधा देना, बालक अपने विचार जब भी उनके मन में कोई बात आए वो शिक्षक के सामने बिना किसी डर के बोल पाए, ये सुविधा भी शिक्षक प्रदान करता है। इसलिए वह क्या कहलाता है? सुविधा प्रदाता कहलाता है, या सुविधादाता के रूप में उसकी भूमिका होती है। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट, शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, शिक्षक एक मार्गदर्शक या निर्देशक के रूप में। ठीक है, मार्गदर्शक के रूप में कैसे कार्य करता है एक शिक्षक, ये भी हमें यहाँ पर देखना होगा। देखिए, अगर जनरल सी अपनी साधारण सी भाषा में देखें तो एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपना ये उत्तरदायित्व समझे कि अगर उसके छात्रों को कोई भी समस्या आ रही है तो वो क्या करेगा? छात्रों का मार्गदर्शन करेगा और उस समस्या का समाधान ढूंढने में उसकी सहायता करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही हो गई, इसीलिए उसको पथ प्रदर्शक के रूप में भी हम कह सकते हैं। ठीक है, मार्गदर्शक के रूप में। इसके अलावा दोस्तों जो बच्चों की समस्याएं हैं उनको धैर्य पूर्वक वो सुने। ठीक है, सुनने से पहले ही अपनी बातों को ना रखे, पहले बच्चों की बातों को पूरा सुने। और एक अच्छा शिक्षक वही है दोस्तों जो विद्यार्थियों को अनुशासन और लक्ष्य के प्रति जागरूक करे। ठीक है, और उसके अनुकूल वहां का वातावरण भी उसको दे, लक्ष्यों की प्राप्ति की सलाह भी दे, कैसे अपने लक्ष्य पर जल्दी और आसानी से पहुंच सकते हैं, अगर इस तरह की कठिनाई आए तो उनको कैसे दूर करे, पूरा मार्गदर्शन एक शिक्षक करता है। इसके अलावा कक्षा शिक्षण में सहायक के रूप में कार्य करता है, विषय वस्तु की कठिनाइयों को दूर करने का कार्य करता है, और शिक्षक सहायक सामग्री के प्रयोग में भी सहायक के रूप में कार्य करता है एक शिक्षक। ठीक है, और बच्चों के सर्वांगीण विकास का मूल आधार भी शिक्षक ही कहलाता है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर शिक्षक जो है परामर्शदाता के रूप में भी कार्य करता है, जो कि हम अगले पॉइंट में जानेंगे। लेकिन मैं आपको उससे पहले निर्देशक के रूप में तो हमने देख लिया, मार्गदर्शक या निर्देशक के रूप में, लेकिन आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि निर्देशक और परामर्शदाता या निर्देशक परामर्श के बीच में, निर्देशन या परामर्श के बीच में क्या अंतर होता है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, इन दोनों टर्म्स में थोड़ा सा सहजता के साथ समझेंगे कि निर्देशन क्या है, शिक्षक द्वारा बालकों के बिना मांगे दिया जाने वाली जो मदद होती है या जो सहायता होती है उसको निर्देशन कहते हैं। शिक्षक द्वारा बालकों को बिना मांगे दिया जाता है क्या? निर्देशन। बच्चों को जरूरत नहीं है, उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन फिर भी शिक्षक निर्देश दे रहा है। ठीक है, तो ये बिना मांगे दिया जाता है। लेकिन जब परामर्श की बात करें तो परामर्श जो है छात्रों के मांगने पर दी गई सलाह को हम परामर्श कहेंगे। ठीक है, जब छात्र कहते हैं, मान लीजिए कि भाई बच्चे ने अभी अभी इंटर पास किया है, उसको आगे स्ट्रीम चुनना है कि वो आगे क्या करे, बीएड करे, बीटीसी करे या फिर कोई अन्य कोर्स करे, तो वहां पर छात्र शिक्षक के पास जाएगा कि बताइए सर, मैं इसी सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, मुझे आगे कौन सा स्ट्रीम चुनना चाहिए, कौन सा विषय चुनना चाहिए। तो यानी उसने शिक्षक से सलाह मांगी और तब जो अध्यापक ने उसको सलाह दी वो क्या कहलाएगी? परामर्श कहलाएगी। लेकिन अगर बिना बच्चे के मांगे शिक्षक उसकी मदद कर रहा है, उसको बता रहा है, या उसको कोई मान लीजिए बच्चा सवाल कर रहा है और कहीं फंसता दिख रहा है, तो अध्यापक ने अपने आप उसकी हेल्प कर दी या उसको फॉर्मूला बता दिया कि बच्चे इसका प्रयोग करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, या इसका प्रयोग करके इसको सोल्व करिए, वो क्या कहलाएगा? निर्देशन कहलाएगा। बिना मांगे जो सहायता दी जा रही है वो निर्देशन है। क्लियर हो गया? अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि जो निर्देश होते हैं वो 3 तरीके से दिए जा सकते हैं बच्चे को, व्यक्तिगत रूप में, शैक्षिक निर्देश और व्यावसायिक निर्देश। ये 3 तरीके से निर्देश दिए जा सकते हैं, व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सभी को? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे चले दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में। ठीक है,
परामर्शदाता के रूप में कैसे कैसे कार्य करेगा शिक्षक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है दोस्तों परामर्श। मैंने आपको अभी बताया कि छात्रों के मांगने पर जो सहायता दी जाती है, ठीक है, आवश्यकता अनुसार सलाह प्रदान करता है इसमें एक शिक्षक। और इसके अलावा करियर के चयन में सहयोग प्रदान करना, बातों को गोपनीय रखना। अगर किसी बच्चे ने अपनी कोई प्राइवेट बात बताई है शिक्षक को कि सर मुझे इस सब्जेक्ट में ऐसे डर लगता है, इसका कुछ सॉल्यूशन बताइए, मैं नहीं कर पाता हूँ उसको, तो उसकी बातों का मजाक न बना करके उसको गोपनीय रख के उसको सुधार करने का यहाँ पर प्रयत्न करना। और बालकों की शैक्षणिक तथा सामाजिक परेशानियों को भी दूर करना। सिर्फ शिक्षा से संबंधित ही नहीं, अगर उसको सामाजिक कोई परेशानी है तो उसका भी सुधार करने का कर्तव्य बनता है एक शिक्षक का, ठीक है। अगर बच्चा आपसे शेयर कर रहा है अपनी कोई परेशानी तो उसको आपको सॉल्व भी करना है। आगे दोस्तों हम इसी के बारे में समझे। और दोस्तों एक और चीज यहाँ पर जरूरी है कि परामर्श देने के लिए उस अध्यापक के पास उस विषय की विशेषज्ञता भी होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। तभी तो वो बच्चों को बता पाएगा, सही से सलाह दे पाएगा, जब वो उसके बारे में खुद जानता होगा, है ना। बिल्कुल। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि परामर्श देने वाले के पास विभिन्न प्रकार की योग्यताएं एवं कुशलताएं होना आवश्यक होता है, ठीक है। तभी एक परामर्शदाता समस्या और कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उनके अनुसार ही उनका हल बता पाएगा, समाधान बता पाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा परामर्श के प्रकार। परामर्श के प्रकार कितने होते हैं, तो कार्ल रोजर्स के अनुसार दोस्तों परामर्श के भी दो प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से दोनों प्रकार है? पहला परामर्श कौन सा होता है, जो कि निर्देशात्मक होता है, निर्देशात्मक होता है, या फिर परामर्शदाता केंद्रित होता है, ठीक है, जो कि परामर्श दे रहा है, यानी शिक्षक केंद्रित भी आप इसको बोल सकते हैं। और दूसरा है अनिर्देशात्मक या प्रार्थी केंद्रित। इसका क्या मतलब है? परामर्शदाता केंद्रित में तो एक अध्यापक या कोई भी व्यक्ति जो कि परामर्श दे रहा है वो अपने अकॉर्डिंग, जहां उसको लग रहा है कि बच्चे को यहाँ पर जरूरत है सलाह की, तो वो अपने आप से अपने हिसाब से उसको सलाह दे रहा है। लेकिन जब प्रार्थी केंद्रित हम परामर्श की बात करें तो यहाँ पर बच्चा या वो व्यक्ति जिसको कि परामर्श चाहिए वो मांग करता है परामर्श की, या वो परामर्श लेने के लिए अपनी प्रॉब्लम को सामने रखता है। आगे दोस्तों चौथी भूमिका होती है शिक्षक की, वह है नेतृत्वकर्ता के रूप में। कैसे एक शिक्षक नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करेगा ये हमें देखना है, ठीक है दोस्तों। एक अच्छे शिक्षक में नेतृत्व शक्ति भी होनी जरूरी होती है। उसे अपने विद्यार्थियों को प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षण का क्षेत्र हो या किसी भी अन्य विषय से संबंधित या खेल कूद से संबंधित, सभी में अनुशासन बनाए रखने और कुशल और प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करने का कार्य करता है कौन? एक शिक्षक। कैसे बच्चों में विश्वास पैदा करने का कार्य करेगा? जब वो एक नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करता है तो उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती है? बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की भावना को पैदा करना, अनुशासन की भावना को पैदा करना, ठीक है, और साथ साथ परामर्श भी देना। तो नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करते वक्त वो एक कक्षा का मुखिया भी होता है, या मुखिया के रूप में कार्य करता है, सारे डिसीजन लेता है, कब क्या कैसे क्या पढ़ाना है। इसके अलावा पहल करता, एक नेतृत्व को पहल करनी होती है, किसी भी कार्य को की जो शुरुआत करनी है वो स्वयं से करनी है। बच्चे तो फिर उसको देखकर सीखते ही है। जैसे अगर हम बात करें कि विद्यालय में अनुशासन को लागू करना है तो सबसे पहले स्वयं अनुशासन में रह के दिखाएगा शिक्षक, उसके साथ साथ तब बच्चे उसको फॉलो करेंगे। प्रतियोगी भावना का विकासकर्ता के रूप में भी कार्य करेगा और बालकों की सफलता और असफलता की जिम्मेदारी भी लेगा नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करते हुए एक शिक्षक, ठीक है। असफलता की जिम्मेदारी लेगा, जहां जहां कमियां रही है उसको दूर करेगा, और सफल हुआ है तो सफलता की जिम्मेदारी भी लेगा। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अंतिम जो भूमिका होती है एक शिक्षक की, पांचवी, वह है अनुश्रवणकर्ता के रूप में। अनुश्रवणकर्ता के रूप में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है दोस्तों
कि बालकों के मानकों का निर्धारणकर्ता के रूप में कार्य करना, कि जो भी वर्ष भर पढ़ाया है बच्चे को देखना कि वो कितना समझ पा रहा है, इन मानकों का निर्धारण करना। ठीक है, परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद निर्धारण करना कि किस बच्चा कौन कहाँ कमजोर रह गया है। ठीक है, इसके अलावा जहां कमजोरी दिखे तो उसका निदान करके उपचार करना, ये एक शिक्षक का यहाँ पर भूमिका हो जाती है। इसके अलावा बालकों की समस्याओं की पहचान कर उन्हें दूर करने के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा दोस्तों बालकों के प्रदर्शन का निरीक्षण करने वाले के रूप में भी कार्य करेगा, जब एक अध्यापक अनुश्रवणकर्ता के रूप में कार्य कर रहा होगा। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, एक शिक्षक को अनुश्रवणकर्ता के रूप में कार्य करते वक्त बच्चों को फीडबैक भी देना है कि जहां जिसकी कमी रही उसको वो बताना और उसका उपचार भी करना। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पर पांचवी भूमिका। जब एक शिक्षक दोस्तों अनुश्रवणकर्ता के रूप में कार्य करता है, यानी एक मॉनिटर के रूप में कार्य करता है, तो उसका कार्य होता है, अभी मैंने आपको बताया कि हमेशा उन कमियों का पता लगाना जिसकी वजह से कोई कार्य सही से बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और फिर उन कमियों का पता लगाकर उनको दूर करने का कार्य करता है। इसीलिए शिक्षक की यह भूमिका उसे अनुश्रवणकर्ता बनाती है। ठीक है, अभी मैंने फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि के बारे में आपको बताया कि अनुश्रवणकर्ता भी बिना प्रतिपुष्टि के संभव नहीं हो सकता, और शिक्षक छात्र प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें प्रतिपुष्टि भी देता है शिक्षक, अतः शिक्षक एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा दोस्तों अनुश्रवणकर्ता के लिए यह जरूरी गुण है कि वह हमेशा अपनी टीम के लोगों को खुद से बेहतर बनाने के लिए सुझाव दे। ठीक है, तो एक शिक्षक भी अपने प्रति एक छात्र को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देता है, अतः वह क्या है, एक अनुश्रवणकर्ता होता है। ठीक है, तो ये सारे आपको जितनी भी शिक्षक की भूमिकाएं थी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, और आई होप सो कि आपको पसंद भी आई होगी, समझ आई होगी सारी चीज़ें। अगर कहीं कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, वहां से आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर पाएंगे। दोस्तों क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।